गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है डालते हैं एक नज़र। एक बड़ा अपडेट है कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा ही होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की अन्य सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन या मिश्रित विधा से कराई जाएंगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराकर परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का 31 अक्टूबर तक घोषित होगा। यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों ने सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी तथा परिणाम भी जारी कर दिया था। वे परीक्षा परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू होंगे जो पहले से लागू थे। कुछ विश्वविद्यालयों ने विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी। उनका मूल्यांकन कराकर उनके अंक को अंतिम परिणाम में शामिल किए जाएंगे। गाइडलाइन जारी होने के बाद AKTU प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले 1.5 लाख छात्रों को प्रोन्नत करेगा। वहीं अंतिम वर्ष के 60,000 छात्रों को परीक्षा में पास होने के बाद ही डिग्री दी जाएगी। इस मुद्दे पर सोमवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों में 36,000 से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों के अंतिम वर्ष में हैं। उनकी कक्षाएं कराने के लिए जल्दी ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। अन्य वर्षों व सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पर जल्द निर्णय होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गुरुवार को राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन जारी की। इसमें कई विकल्प दिए गए हैं। इनके आधार पर विश्वविद्यालयों से 23 जुलाई तक कार्य योजना देने को कहा गया है। ये प्रमुख गाइडलाइन हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में 36,000 से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों के अंतिम वर्ष में हैं। उनकी परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए जल्द ही बैठक होगी। इसके अलावा प्रथम व द्वितीय वर्ष व अन्य सेमेस्टरों में करीब 80,000 छात्र पढ़ रहे हैं, जिनको प्रोन्नत करने की गाइडलाइन जारी की जाएगी। शासन के दिशा निर्देश देर शाम को मिले, इस पर कुलपति से जल्द चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 2019-20। प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। प्रथम वर्ष के जो छात्र प्रोन्नत होकर वर्ष 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे और सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं, जो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उनके प्रथम वर्ष के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी है। द्वितीय सेमेस्टर के जिन छात्रों की 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके प्रथम सेमेस्टर की दिसंबर 2019 के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत ही द्वितीय सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा। 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हुए बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए अर्ह होते हैं, तो उनके द्वारा उत्तीर्ण किए गए सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी। यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होता है तो वह 2022 में पुनः इस परीक्षा में शामिल होगा। दुनिया भर में कहर बरपाने वाले कोरोना वायरस की रफ्तार भारत में भी बेकाबू होने लगी है। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार देश में गुरुवार रात 10 बजे तक संक्रमण के मामले 10 लाख के पार हो गए। हालांकि राहत की बात है कि मृत्युदर में लगातार कमी आ रही है। भारत दुनिया में ऐसा तीसरा देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 10 लाख से अधिक है। अमेरिका में 36.39 लाख जबकि ब्राज़ील में 19.72 लाख से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। देश में 5 लाख से 10 लाख केस पहुंचने में 20 दिन लग गए हैं। वहीं अमेरिका में 5 से 10 लाख केस 17 दिन में हो गए थे। ब्राज़ील में 20 दिन में मामले 5 लाख से 10 लाख पहुंचे थे।
लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से भारत और चीन की सेनाओं की पूर्ण वापसी होगी, इस बात पर दोनों देशों के बीच सहमति है। लेकिन पेंगोंग इलाके से चीनी सेना के पीछे हटने में अभी समय लग सकता है। इसके लिए कुछ और दौर की सैन्य एवं कूटनीतिक वार्ताएं हो सकती हैं। सेना की ओर से बातचीत को लेकर जारी बयान से ऐसे संकेत मिले हैं। मंगलवार को सैन्य कमांडरों के बीच चौथे चरण की वार्ता के बाद भारतीय सेना ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने की प्रक्रिया जटिल है। साइबर हैकरों ने बुधवार रात को ट्विटर पर जो बाइडेन, बिल गेट्स, बराक ओबामा, एलन मस्क जैसी दिग्गज अमेरिकी हस्तियों के अकाउंट को हैक कर दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। ट्विटर ने इसे सोशल मीडिया पर सुनियोजित और सबसे बड़ा साइबर हमला करार दिया है। हमले के पीछे किसी देश की एजेंसियों द्वारा समर्थित साइबर हैकरों का भी हाथ होने का अंदेशा है। हैकरों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन, उद्योगपति माइक ब्लूमबर्ग और अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का खेमा विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाले नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय पहुंचा। याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने इसे डबल बेंच को सौंप दिया। पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी। पायलट समर्थक विधायक पृथ्वीराज मीणा ने विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी है। पायलट खेमे का पक्ष हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने रखा। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने भारत की मांग मानते हुए काउंसलर एक्सेस की अनुमति तो दी, लेकिन बाद में वादा खिलाफी करते हुए अड़चनें डाली। अनुमति के आधार पर 2 भारतीय अधिकारियों ने जाधव से मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने कहा जाधव को काउंसलर एक्सेस बेरोक टोक नहीं था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा मुलाकात का वातावरण और व्यवस्था पाकिस्तान के आश्वासन के अनुसार नहीं थी। अयोध्या में मिली 5 एकड़ जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद के साथ चिकित्सा केंद्र व इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनवाएगा। जरूरत पर आसपास की और ज़मीन भी खरीदी जाएगी। बोर्ड जनसहयोग से इसका खर्च जुटाया जाएगा। यह बातें बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने हिंदुस्तान से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि ज़मीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पूरे परिसर के निर्माण और संचालन के लिए बोर्ड एक ट्रस्ट भी गठित कर चुका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के शोधार्थियों ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज करते हुए स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण यानी गले से संबंधी खतरनाक संक्रमण के खिलाफ टीका विकसित किया है। ये संक्रमण दुनिया भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले रहा है। फिलहाल इस संक्रमण से इलाज के लिए कोई टीका अस्तित्व में नहीं है। ये ऐतिहासिक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शोध पत्र नेचर कम्युनिकेशन में 15 जुलाई को प्रकाशित हुआ। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए शुरू किया। निष्ठा मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक स्तर पर स्कूलों और स्कूल प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका फेस टू फेस मोड निशंक ने ही पिछले साल 21 अगस्त को शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के समापन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें उनके साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा ने चालू वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में गिरावट के अनुमान को संशोधित कर और बढ़ाया है। इसके अनुसार 2020-21 में GDP में 9.5% की गिरावट आएगी, जबकि पूर्व में 5% गिरावट का अनुमान जताया गया था। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि कुछ राज्यों में पूर्णबंदी जारी रहने से मई और जून में शुरू हुई पुनरुद्धार गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। ज़्यादातर विश्लेषकों का अनुमान है कि देश के GDP में 5 से 6.5% तक की गिरावट आ सकती है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।